नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याओं का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। बच्चों, ये इस प्रश्नावली का छठा भाग है। यदि आपने पिछले 5 भाग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। और ये जो क्वेश्चन है, मतलब सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे सवाल है इसमें। तो ये सवाल बोर्ड में आने के चांस ज़्यादा है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देखें। एक बार अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहले सवाल के लिए तरीका अलग है और इसका जो दूसरा और तीसरा सवाल होगा ना, उसके लिए तरीका अलग है। ठीक है ना। तो देखो, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था इस प्रश्नावली का, तो आपको मैंने बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बताओ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए या जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। और एक और चीज आपको मैं यहां बताऊंगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, तो देखो क्या होती है सहअभाज्य संख्या। जैसे ऐसी संख्या है जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए 8 और 9। क्या 8 और 9 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? मतलब इन दोनों में किसी एक समान संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं लिखता 4 और 6, ठीक है ना, तो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, मतलब इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या होती है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। और इस सवाल को समझने के लिए आपकी इस बुक में एक प्रमेय है 1.3, उस प्रमेय को भी आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। प्रमेय क्या है? इसमें लिखा है कि आपको प्रमेय याद नहीं करनी है और करनी भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान यह रखना है, उसमें कहा गया है कि किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के बिना वर्ग में भी उस संख्या का भाग जाएगा। कैसे? देखो उदाहरण के लिए, मान लो मैंने 10 में भाग दिया 2 का, तो कितनी बार गया? 5 बार। अगर मैं 10 के वर्ग में किसका भाग दूंगा? 2 का, तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100, तो उसमें भी किसका भाग जाएगा? 2 का, और कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। तो ये प्रमेय है। अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के बिना वर्ग में भी उस संख्या का भाग जाएगा, लेकिन भाग तो जाएगा और उत्तर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। उत्तर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बेटा, यहाँ आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको परीक्षा में हमेशा अपरिमेय आएगा और आपको क्या करना है? इसे परिमेय मानना है। क्या मानोगे? परिमेय। चाहे सवाल कोई सा भी हो, आप उसे परिमेय मानोगे। सवाल की पहली लाइन यही लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? माना √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे आप परिमेय मान लोगे। इसे सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या है, तो माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया अपरिमेय संख्या। अब बेटा अब मतलब परिमेय संख्या मान लिया, अब परिमेय संख्या है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? P/Q के रूप में। तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब क्या करना है? देखो इसके ऊपर से हमें अंडर हटाना है। ये क्या करना है? रूट को हटाना है। तो रूट जब ही हटेगा जब इसके ऊपर आप क्या लगाओगे? स्क्वायर लगाओगे। इसलिए आप क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो यहां लिखोगे दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहां देखो 5 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर, और P/Q का भी क्या करेंगे? स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करोगे ना, सेम चीज करते हैं दोनों तरफ, तो वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो बेटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है? कट जाता है। अब ये भी बता दूं कैसे कटता है। देखो स्क्वायर का मतलब होता है घात 1/2, है ना, और परे से ऊपर कितनी है? 2 है, 2 से 2 कट गया तो 5 की घात 1 ही बचेगा।
ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ क्या बचा 5। देखो पी का, देखो स्क्वायर करेंगे ना तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये क्यू स्क्वायर यहाँ गुणा भाग में है ना, तो इधर पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा, भाग में है ना तो कहीं में आ जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, देखो ये 5 यहाँ गुणा में तो इधर कहीं में चल जाएगा, भाग में, और यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है, बराबर का, तो 5 का भाग पी स्क्वायर में देंगे तो कितनी बार जाएगा, क्यू स्क्वायर बार जाएगा। जैसे मान लो यहाँ होता 5 इंटू 10 बराबर 50, अब यहाँ 5 का भाग, 5 यहाँ गुणा में तो इधर कहीं में जाएगा, और 5 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये कंडीशन यहाँ है, 5 का भाग किस में जाएगा, पी स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 5 मतलब ये क्या नाम है, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। 5 का भाग किस में जाता है, पी स्क्वायर में, और कितनी बार जाता है, पी स्क्वायर बार, जैसे यहाँ बताया मैंने। अब 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग किस में जाएगा, पी में भी जाएगा, बताया था ना अभी। अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो बिना वर्ग में भी उस संख्या का क्या जाता है, भाग जाता है। तो जैसे यहाँ पर 5 का भाग पी स्क्वायर में गया तो पी में भी क्या होगा, 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, पी भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब देखो अगर मैंने 5 का भाग पी स्क्वायर में दिया तो उत्तर क्या आया, क्यू स्क्वायर आया, और अगर मैं 5 का भाग किस में दूँ, 5 का भाग किस में दूँ, पी में, तो देखो अगर स्क्वायर में भाग देते तो उत्तर अलग आता है, और बिना स्क्वायर में भाग देते तो उत्तर अलग आता है। अगर 5 का भाग पी स्क्वायर में दिया तो उत्तर क्या आया, क्यू स्क्वायर। अब मान लो 5 का भाग पी में देंगे तो उत्तर अलग आएगा, और मान लो उत्तर क्या आया, आर आ गया, क्या आ गया, आर आ गया। अब यहाँ तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पी का जो ये मान है ना वो कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, पी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पी का मान रखना है समीकरण नंबर 1 में। देखो 5 क्यू स्क्वायर का तो 5 क्यू स्क्वायर, अब पी है ना, पी की जगह पी का मान कितना, 5 आर, और उसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 50 25, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो ये 5 यहाँ गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटा 5, 5 से 25 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर आया 5 आर स्क्वायर, आ गया ना। अब इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आगे पीछे लिखने से। अब देखो यहाँ 5 का भाग किस में जाएगा, क्यू स्क्वायर में, क्योंकि 5 गुणा है किस में जाएगा, भाग में, 5 का भाग किस में जाएगा, क्यू स्क्वायर में, तो उत्तर क्या आएगा, आर स्क्वायर। अगर 5 का भाग क्यू स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग क्यू में भी जाएगा, जैसे यहाँ सेम वही तरीका आ गया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ ये जो क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। ठीक है, मतलब 5 का भाग क्यू स्क्वायर में भी जाएगा और 5 का भाग किस में भी जाएगा, क्यू में भी जाएगा। अब यहाँ देखो, पहले देखो 5 का भाग किस में गया, 5 का भाग किस में गया, पी में गया, और 5 का भाग किस में गया, क्यू में गया, यानी कि 5 का भाग पी में भी जा रहा है और 5 का भाग क्यू में भी जा रहा है। इसका मतलब पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, जबकि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जबकि ये कह रहा है कि इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ आपका सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, चूंकि पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। किंतु या परंतु है ना, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? हमने जो माना कि √5 ये क्या है परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2-3 बार आप इस प्रकार के सवाल करोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सभी सवाल इसी टाइप से होंगे। सवाल कोई सा भी हो, चाहे यहाँ √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, कोई सा भी सवाल आ जाए, सेम मेथड आपके यही रहेगा। सबसे पहले आप उसे क्या मान लोगे? परिमेय मान लोगे। फिर उसको किसके रूप में लिख दोगे? P/Q के रूप में। फिर दोनों पक्षों का क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे। ठीक है, वर्ग करने से रूट हट जाएगा और ये भाग वाला इधर गुणा में आ जाएगा। इसका मतलब 5 का भाग किस में जाएगा? P² में। अगर 5 का भाग P² में जाएगा तो 5 का भाग P में भी जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ देखो 5 का भाग अगर P में जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? अलग आएगा। मान लो उत्तर क्या आ गया? R आ गया, जैसे मैंने बताया था उदाहरण के तौर पर। अब देखो ये P का मान यहाँ रख देंगे तो इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा Q² बराबर 5 R², या फिर इसको लिख सकते हो 5R² बराबर Q²। अब देखो 5 का भाग किस में जाएगा? Q² में, तो 5 का भाग Q में भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है ना, 5 वो P को भी विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 तो कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मान लो यहाँ पर आपके आ जाता √3, तो यहाँ आ जाता कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे। माना √3 क्या है? एक परिमेय संख्या, तो इसे किसके रूप में लिखेंगे? P/Q के रूप में। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। तो यहाँ कितना रह जाएगा? 3। यहाँ कितना रह जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3। 5 की जगह 3 कर दो। 5 की जगह कितना करना है आपको? 3 करना है। ठीक है ना, यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 तिया 9 होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 9 कितना आ जाएगा? 3, और 3 का भाग इसमें कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3, यहाँ 3। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। अच्छी तरह से देख लेना, 2 नंबर में ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ सारी प्रोसेस सेम है, आप इसे चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में इस प्रश्नावली के सभी सवाल आपको करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।